आपने वो वीडियो देखा? नवीन जिंदल की बेटी की शादी में भाजपा की कंगना रनौत, टीएमसी की महुआ मोइत्रा और एनसीपी की सुप्रिया सुले कितने प्यार से स्टेज पर डांस कर रही हैं। ये सच्ची बात है और अच्छी बात भी है कि संसद के अंदर ये सब चाहे कितना भी आपस में लड़ें, संसद के बाहर ये सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ हम और आप हैं, जो इनके चक्कर में और अपनी अपनी विचारधारा की वजह से अपने परिवार और दोस्तों से झगड़ा कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिए और उससे सबक लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। सरल, सहज और जरूरी खबरें, शांति से, विस्तार से। आज खबरें अनकही में मैं आपको बताऊंगी ईरान में हो रहे एक ऐसे स्लो एंड साइलेंट रेवोल्यूशन के बारे में जिसका असर भले ही आज ना दिख रहा हो, लेकिन एक दिन ये बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव में तब्दील होगा। हम बात करेंगे उस पुराने दोस्त की जिसने मुसीबत में भारत का साथ दिया और अब उसके घर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। बताऊंगी आपको गोवा के नाइट क्लब बर्च के मालिकों के फरार होने के बारे में, जहां हाल ही में आग लगी और 25 लोग मारे गए। आज हम जानेंगे कि क्यों ट्रंप भारत के चावल पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं और क्यों बांग्लादेश में कब्रें खोदी जा रही हैं। 5 दिसंबर को ईरान में एक मैराथन का आयोजन हुआ जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उस कार्यक्रम की तस्वीरें छपी, बवाल मच गया। कई महिलाओं ने बिना हिजाब पहने इस मैराथन में हिस्सा लिया। उनकी तस्वीरें देखकर आरोप लगने लगा कि ईरानी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा और ये महिलाएं पश्चिमी सभ्यता अपना रही हैं। इसके बाद महिलाओं पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सिविल पुलिस ने आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सर न ढकने की वजह से इतनी सख्त कार्रवाई जायज है? और ईरान से तो ऐसी खबरें आती रहती हैं। और इससे भी बड़ा सवाल है कि जब सऊदी अरब और सीरिया जैसे मुल्क इन मुद्दों पर कुछ नरमी दिखा रहे हैं, तो ईरान उल्टी दिशा में क्यों भाग रहा है? एक तरफ मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक नियमों को थोड़ा लचीला बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान है जहां सरकार और सिस्टम पहले से भी ज्यादा कड़े और जिद्दी होते जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के मामले में। ये जिद सिर्फ हिजाब तक नहीं रुकती, शादी की उम्र से लेकर नौकरी, यात्रा, तलाक, बच्चे की कस्टडी तक हर जगह महिलाओं पर भारी पाबंदियां लगी हैं। तो आज की कहानी में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान की ये धार्मिक सख्ती बढ़ क्यों रही है, इसमें अमेरिका के प्रतिबंधों और दबाव की क्या भूमिका है और ये सब मिडिल ईस्ट की राजनीति और समाज पर क्या असर डाल रहे हैं। पहले किश आइलैंड वाली मैराथन को विस्तार में देख लेते हैं। ये कोई अंडरग्राउंड या सीक्रेट इवेंट तो था नहीं, ये एक रजिस्टर्ड इंटरनेशनल मैराथन थी जहां करीब 2000 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। काफी महिलाएं लाल टी शर्ट और स्पोर्ट्स वेयर में थी और कई ने हिजाब नहीं पहना था। ईरान का कानून कहता है कि पब्लिक प्लेस पर हर महिला, चाहे वो ईरानियन हो या फॉरेनर, उसे सर ढकना जरूरी है। ऐसे में जब ये इवेंट नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पर आया तो कट्टरपंथी ताकतों ने इसे सीधा कानून तोड़ने और इस्लामी नियमों का अपमान बता दिया। ईरान की न्यायपालिका ने केस आयोजकों पर डाल दिया। उन पर आरोप लगा कि उन्हें पहले से हिदायत दी गई थी कि इस्लामिक नॉर्म्स का पालन कराओ। कोर्ट के मुताबिक उन्होंने जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा माहौल बनने दिया जहां महिलाएं बिना हिजाब पब्लिक में दिखी। यानी नाराजगी सिर्फ उन महिलाओं से नहीं, बल्कि उस सोच से थी जो कह रही थी कि खेल है, यहाँ थोड़ा हल्का रवैया अपनाया जा सकता है, हिजाब के बिना भी काम चल सकता है। सिस्टम को लगा कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये एक मिसाल बन जाएगी। भविष्य में औरतें और हिम्मत से हिजाब के खिलाफ खड़ी होंगी। पहले भी बहुत तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में हिजाब के खिलाफ। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, पिछले कुछ सालों से महिलाओं के खिलाफ सख्ती लगातार बढ़ रही है। 2022 में हिजाब ठीक से ना पहनने पर गिरफ्तार हुई 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद जो ज़ेन जिंदगी आजादी वाला बड़ा आंदोलन उठा था, उसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ खींचा। उस समय सड़क पर खुलकर नारे लगे थे, हिजाब जलाए गए थे, औरतों ने बाल काटकर विरोध जताया था। तब लगा था
कि शायद ईरान का सिस्टम कुछ पीछे हटेगा, झुकेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरकार ने शिकंजा कसना और तेज कर दिया। मॉरल पुलिसिंग और कड़ी हो गई, निगरानी बढ़ी, कैमरे लगे और अब ऐसे इवेंट जैसे ये मैराथन उसी तनातनी की अगली कड़ी बन गए हैं। ईरान की तुलना अगर अरब देशों से करें तो सऊदी अरब को हमेशा एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव यानी अति रूढ़िवादी इस्लामिक देश के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वहां कई सामाजिक सुधार किए हैं। पहले महिलाओं को अकेले कार चलाने की इजाजत नहीं थी, पब्लिक में महिलाओं की मौजूदगी कम थी, एंटरटेनमेंट इवेंट्स नहीं होते थे। अब वहां महिलाएं अकेले ड्राइव कर रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं और ड्रेस कोड में भी फर्क आया है। अब भी वहां महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनती हैं, लेकिन कानून इतना सख्त नहीं है कि किसी महिला के खुले बाल दिखने पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। सीरिया का केस थोड़ा पेचीदा है क्योंकि वहां सिविल वॉर, अलग अलग कंट्रोल जोन्स और अलग अलग अथॉरिटीज हैं। लेकिन विरोधी गुट ने दिसंबर 2024 में एक बड़ा कदम उठाया जिसमें साफ कहा गया कि किसी भी महिला को जबरन हिजाब पहनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ सीरिया की सरकार ने बीचेस पर बुर्कीनी जैसे ड्रेस कोड पॉलिसीज लगाई हैं जो समाज के एक हिस्से को खुश करने के लिए है। इससे दिखता है कि टकराव के बीच भी सोसाइटीज अपने तरीके से बैलेंस खोज रही हैं, कहीं हल्की नरमी, कहीं सिंबॉलिक सख्ती। कुल मिलाकर बात यह है कि कई इस्लामिक देशों में महिलाओं से जुड़ी नीतियों में थोड़ा बहुत लचीलापन आ रहा है। वहीं ईरान खुद को एक क्रांतिकारी इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पेश करता है जहां वेस्ट की संस्कृति और वैल्यूज को खतरा माना जाता है। यहां धर्म को सिर्फ व्यक्तिगत आस्था नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक पहचान की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जब कोई महिला हिजाब उतारती है तो सिस्टम इसे ड्रेस कोड तोड़ना नहीं बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक की विचारधारा को चुनौती देना समझ लेता है। किश आइलैंड मैराथन की तस्वीरें इसलिए इतनी संवेदनशील बन गई हैं क्योंकि वो सीधे इस आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को काटती हुई दिखी। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, ये उसी बड़े आंदोलन का हिस्सा है जो सितंबर 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ था। सरकार ने अपनी बर्बरता से आवाज को दबाने की कोशिश जरूर की, लेकिन इस सब के बावजूद आज 3 साल बाद भी ईरान की महिलाएं हिजाब पहनने से इनकार कर रही हैं। तेहरान, रश्त, करमानशाह, हमेदान जैसे शहरों में अब रोजाना हजारों महिलाएं बिना हिजाब के सड़कों पर निकलती हैं। ईरानी पत्रकार ज़ैनाब रहीमी ने कहा कि पिछले 2 साल से वो बिना हिजाब के बाहर जाती हैं और अब तेहरान की सड़कें बदल गई हैं। औरतें अपनी पसंद के कपड़े पहन रही हैं, बाल खुले छोड़ रही हैं। पहले ऐसा करने वाली 1-2 होती थी, लेकिन अब हर जगह दिखाई दे रही हैं। पुलिस खुद अब उन्हें सीधे गिरफ्तार करने में हिचकिचाती है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन न भड़क जाए। इसीलिए तो मैराथन के आयोजकों को गिरफ्तार किया गया, ना कि उन महिलाओं को जिन्होंने हिजाब नहीं पहना था। यहाँ एक सवाल और है कि ईरानी सरकार की महिला विरोधी सोच क्या अमेरिकी प्रतिबंधों का नतीजा है? ईरान पर कई सालों से आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, मानवाधिकार से जुड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। जब अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो लोगों का गुस्सा सरकार पर बढ़ता है। ऐसे हालात में अक्सर धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं। लोगों की आवाज दबाने के लिए मॉरल पुलिसिंग और बढ़ाई जाती है ताकि जनता सवाल ना करे और अपनी लड़ाइयों में उलझी रहे। हालांकि ये मान लेना गलत होगा कि पूरा ईरान सरकार की तरह ही सोचता है। ईरान के बड़े शहरों में पढ़े लिखे युवा और एक दूसरे से जुड़े हुए लोग रहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया, फॉरेन एजुकेशन, इंटरनेट के जरिए दूसरी दुनिया देखी है और यही लोग महसा अमीनी के समय सड़कों पर उतरे थे। यही लोग आज किश आइलैंड की मैराथन में बिना हिजाब दौड़ने की हिम्मत दिखा रहे हैं और उसको समर्थन भी दे रहे हैं। कई परिवार खुद चाहते हैं कि उनकी बेटियां देर से शादी करें, पढ़ें, नौकरी करें, दुनिया देखें, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले लोग उन्हें बार बार पीछे धकेलते हैं। शादी की उम्र का मामला इस गैप को और साफ दिखाता है। कानूनी तौर पर ईरान में लड़कियों की शादी की उम्र 13 साल और अगर खास अनुमति ले ली जाए तो 9 साल में भी शादी हो सकती है। आज के जमाने में शादी की उम्र सुनकर डरावना लगता है। ईरान के अंदर बहुत से लोग इसे शोषण मानते हैं।
संसद में कोशिश हुई कि मिनिमम एज बढ़ाकर 16 की जाए, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया, ये कहकर कि इस्लामी कानून के खिलाफ है। यहां भी वही पैटर्न दिखती है। समाज का एक हिस्सा थोड़े मॉडर्न रूल्स चाहता है, पर सरकार अपनी वैधता बचाने के लिए सबसे कंजर्वेटिव इंटरप्रिटेशन पकड़े हुए बैठी है। अब इस पूरी बहस में धर्म को कैसे समझें? या इस्लाम खुद इतना सख्त है या इंटरप्रिटेशन की पॉलिटिक्स चल रही है? मिडिल ईस्ट की तस्वीर बता देती है कि एक ही धर्म के नाम पर अलग अलग देश कितने अलग अलग मॉडल्स लेकर चल रहे हैं। कहीं हिजाब पर्सनल चॉइस बन चुका है, कहीं राज्य समर्थित मजबूरी। ये फर्क ही बताता है कि मसला सिर्फ धर्म का नहीं है, शक्ति संरचना का भी है। जो देश अपने आप को धर्म के रक्षक की तरह प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वो महिलाओं के शरीर और ड्रेस को सबसे आसान पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यहां बस इतना समझने की जरूरत है कि जब भी कोई देश धर्म, नैतिकता और संस्कृति के नाम पर महिलाओं की पसंद को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, तो वह असल में अपने अंदर के डर को छुपा रहा होता है। अमेरिका के प्रतिबंध हो या वेस्ट की राजनीति, ये सब फैक्टर्स हैं, लेकिन किसी भी सरकार को ये लाइसेंस नहीं देते कि वो आधी आबादी पर जुल्म करे, उनकी आजादी छीने। सऊदी और सीरिया जैसे मुल्क अपनी सारी कमियों के बावजूद अगर थोड़ी रियायतें दे रहे हैं, तो ईरान को भी एक दिन ये सच मानना पड़ेगा कि हिजाब से ज्यादा अहम इंसान है और विचारधारा से ज्यादा अहम इंसान की आजादी। तो हिजाब के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज की ये कहानी दोस्ती की है, ऐसी दोस्ती जो तब काम आई जब दुनिया के ज्यादातर देशों ने भारत से मुंह फेर लिया था। मैं बात कर रही हूं 1971 की। 1971 की जंग में जब पूरा अरब जगत पाकिस्तान को बचाने में लगा था, तब ओमान अकेला मुस्लिम देश था जो भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। अब प्रधानमंत्री मोदी उसी पुराने दोस्त के घर जा रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर सिर्फ दिल नहीं मिलेंगे बल्कि डील पर भी बात होगी। कैसे ओमान की वो पुरानी वफादारी अब भारत के लिए अरबों का व्यापार लेकर आ रही है, आज हम इसी पहलू को समझेंगे। तो साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी। पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले थे और बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभर रहा था। उस वक्त दुनिया का कूटनीतिक माहौल भारत के खिलाफ था। अमेरिका अपना 7वां बेड़ा भेज रहा था और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के लगभग सभी ताकतवर देश सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन मजहब के नाम पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। लेकिन उस घने अंधेरे में एक चिराग था जो भारत के लिए जल रहा था। वो था ओमान, वो मुस्लिम देश जिसने अरब और इस्लामिक जगत के भारी दबाव को दरकिनार करते हुए UN से लेकर हर वैश्विक मंच पर भारत का खुलकर समर्थन किया था। जब सब पाकिस्तान को बचाने में लगे थे, ओमान भारत की सच्चाई के साथ खड़ा था। अब अगले हफ्ते PM मोदी उसी ओमान की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। ये दौरा सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने का नहीं, बल्कि 54 साल पुरानी उस वफादारी को नमन करने का है। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान ने खुद को इस्लाम के किले के रूप में पेश किया था। अरब देशों पर भारी दबाव था कि वो भारत का बॉयकॉट करें। उस वक्त ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि ओमान भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ नहीं जाएगा। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश सुल्तान कबूस से बेहद खफा हो गए थे, लेकिन सुल्तान अड़े रहे। उन्होंने न सिर्फ भारत का कूटनीतिक समर्थन किया, बल्कि अपने बंदरगाहों और सुविधाओं के दरवाजे भी भारत के लिए खोले रखे। अब जब प्रधानमंत्री मोदी ओमान जा रहे हैं, तो ये एक तरह से उसी दोस्ती की कर्ज अदायगी है। ओमान भारत के लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, बल्कि ऑल वेदर फ्रेंड यानी हर मौसम का साथी है। आपको याद दिला दूं कि दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक पहले भारत दौरे पर आए थे, जो कि 2 दशकों से अधिक समय में किसी ओमानी शासक की पहली राजकीय यात्रा थी। और दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान जा रहे हैं। 1971 में ओमान ने दिल से साथ दिया था। 2025 में वो भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर भारत ओमान FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन होना लगभग तय है। इस समझौते के बाद भारतीय सामान जैसे कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी और मशीनरी बिना किसी टैक्स के ओमान के बाजारों में बिक सकेगा। FTA को ऐसे समझिए,
मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं और आपको अपना सामान दूसरे शहर में बेचना है, लेकिन वहां जाने पर आपको अतिरिक्त कर, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, तो आपका सामान महंगा हो जाएगा और कम बिकेगा। अगर वो शहर आपसे कहे कि हमें आपसे कोई टैक्स नहीं लेना, तो आपका मुनाफा बढ़ जाएगा और बिक्री भी। बस यही भारत और ओमान के बीच होने वाला है। इससे भारत का सामान ओमान में सस्ता बिकेगा और हमारा व्यापार, जो अभी करीब 10.6 अरब डॉलर का है, उसमें और भी उछाल आएगा। ओमान की लोकेशन यानी उसकी जमीन भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नक्शे को देखें तो ओमान मिडिल ईस्ट का दरवाजा है। वहां एक जगह है दुकम पोर्ट। भारत के लिए बंदरगाह बहुत अहम है क्योंकि ओमान ने भारत को यहाँ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए जगह दी है। यहाँ से भारतीय नेवी अपने जहाज भेज सकती है और पूरे अरब सागर पर नजर रख सकती है। चीन आजकल समंदर में अपनी दादागिरी बढ़ा रहा है। ऐसे में ओमान का साथ होना भारत की सुरक्षा के लिए किसी कवच से कम नहीं। इस दौरे का एक और पहलू है ऊर्जा और हमारे लोग। ओमान के पास तेल और गैस का खजाना है जो भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा ओमान में करीब 6 से 7 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना इन लाखों भारतीयों के लिए भी एक बड़ा भरोसा होगा। अगर देखा जाए तो 1971 में ओमान ने जो दोस्ती दिखाई थी वो एक बीज था जो 54 साल बाद एक बड़ा पेड़ बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना और FTA साइन करना ये बताता है कि भारत अपने पुराने दोस्तों को कभी नहीं भूलता। ये दौरा इतिहास की नींव पर भविष्य की इमारत बनाने जैसा है, जहां सुरक्षा है और व्यापार भी। गोवा पार्टी का शहर, मौज मस्ती की जगह, लेकिन 6 दिसंबर को आरपोरा के नाइट क्लब में लगी आग ने पूरे देश को झकझोर दिया। 25 लोग जिंदा जल गए, जिनमें 20 तो वो थे जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने वहां आए थे। एक ही रात में 25 परिवार बर्बाद हो गए और जो इस क्लब के मालिक थे वो देश छोड़कर भाग गए, वो भी हादसे के सिर्फ 5 घंटे के अंदर, और अब थाईलैंड के फुकेट में बैठे हैं। नाम है सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। आज इन्हीं लूथरा ब्रदर्स की बात करेंगे। कौन है दोनों, इतना बड़ा बिजनेस कैसे बनाया, और सबसे बड़ी बात, इतनी आसानी से देश से कैसे निकल गए। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ये दोनों भाई दिल्ली से हैं, लेकिन इनका बिजनेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये विदेशों में भी बार और रेस्तरां चलाते हैं। बैंकॉक में इनका एक बड़ा क्लब है, दुबई में भी इनकी मौजूदगी है और गोवा में तो कई जगह इनके ठिकाने हैं। जिस क्लब में आग लगी उसका नाम था बर्च बाय रोमियो लेन। ये गोवा के अरपोरा गांव में नदी किनारे है। एक शानदार लोकेशन, पार्टी का माहौल, यहाँ हर वीकेंड धूम मचती थी। लेकिन 6 दिसंबर की रात ये शानदार क्लब एक कब्रगाह बन गया। देर रात करीब 1 बजे के आसपास क्लब में आग लग गई। पहले कहा गया कि आग की शुरुआत किचन के सिलेंडर से हुई थी, लेकिन फिर ये बात सामने आई कि क्लब के अंदर जो पटाखे जलाए गए उनकी वजह से आग लगी। उस रात क्लब में करीब 80 से 90 लोग थे, ज्यादातर स्टाफ था, कुछ कस्टमर भी थे। जब आग लगी पहले तो लोगों ने सोचा शायद कोई छोटी मोटी चिंगारी है, लेकिन मिनटों में पूरा हॉल धुएं से भर गया। लोग भागने लगे, लेकिन निकलने के रास्ते बहुत कम थे। जो बच गए उन्होंने बताया कि अंदर पूरा अंधेरा हो गया था, धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे, कुछ खिड़कियों से कूद गए, कुछ बाथरूम में छुप गए, लेकिन 25 लोग बाहर नहीं निकल पाए। इनमें से 20 तो क्लब के कर्मचारी ही थे, वेटर, बारटेंडर और हेल्पर्स। सब अपने घर से निकले थे कुछ पैसे कमाने, ताकि घर चल सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके, लेकिन वापस नहीं लौटे। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी जगह पर सेफ्टी के इंतजाम क्या थे? क्या वहां फायर एक्सटिंग्विशर्स थे, इमरजेंसी एग्जिट थी, स्मोक डिटेक्टर्स थे? तो जवाब है बहुत कम या ना के बराबर। गोवा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जांच में पता चला है कि क्लब के पास सही फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था। मतलब ये क्लब बिना पूरी तैयारी के चल रहा था। इमरजेंसी एग्जिट भी पर्याप्त नहीं थे, कुछ दरवाजे तो बंद मिले, फायर एक्सटिंग्विशर्स काम नहीं कर रहे थे। ऐसी कोई नई बात नहीं है, गोवा के बहुत से क्लब और रेस्तरां ऐसे ही चलते हैं। लूथरा ब्रदर्स ने भी यही किया। उन्हें सिर्फ बिजनेस से मतलब था, लोगों की जान से नहीं, वरना वो देश छोड़कर क्यों भागते। हादसा हुआ रात 1 बजे और सुबह 6 बजे तक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट पहुंच चुके थे। सिर्फ 5 घंटे। सोचने वाली बात है कि वो इतनी जल्दी कैसे निकल गए।
क्या पहले से इसकी तैयारी थी या फिर वो जानते थे कि क्लब में खतरा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है? ये सवाल अब जांच का हिस्सा है। गोवा पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। मतलब अगर ये दोनों भाई किसी भी एयरपोर्ट या बॉर्डर पर दिखे तो पकड़े जा सके। लेकिन अभी तो ये आराम से बाहर बैठे हैं। लेकिन आपको पता है थाईलैंड किस फ्लाइट से भागे? इंडिगो की फ्लाइट। वही इंडिगो जिसकी उड़ानें पिछले एक हफ्ते से लगातार रद्द हो रही हैं। एयरपोर्ट्स पर लोग परेशान हैं। लेकिन ये दोनों भाई आराम से निकल गए। कैसे? ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल गोवा पुलिस ने इस अग्निकांड में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें क्लब का मैनेजर भी है। लेकिन असली दोषी तो फरार हैं। और सरकार ने ये जो क्लब है उस पर बुलडोजर चलाने का भी फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी कार्रवाई बाद में क्यों होती है? क्या गोवा के अधिकारियों को नहीं पता था कि ये किस तरह से ये क्लब चल रहा है, या इसके पास कौन सा सर्टिफिकेट है या नहीं है? ये सारे नियम बाद में नजर आते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जब बहुत सारे निर्दोषों की जान चली जाती है। अब जरा गोवा की कहानी समझते हैं। गोवा सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन सब कुछ बाकी भारत से अलग है। और इसकी वजह है पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया था और करीब 450 साल तक वहां राज किया। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा को आजाद करवाया। लेकिन तब तक पुर्तगालियों ने गोवा को अपने रंग में रंग दिया था। यूरोपीय शैली की इमारतें बनाई गईं, चर्च बनाए, बड़े बड़े कैथीड्रल्स खड़े किए, खाने में विंडालू, सोरपोटेल, बेबिनका जैसी डिशेस दी। पुर्तगाली भाषा के शब्द गोवा की बोली में घुल गए और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक खुलापन आ गया। पुर्तगालियों की संस्कृति में शराब, पार्टी, मौज मस्ती नॉर्मल है और वो गोवा में भी इसको ले आए। यहाँ बार खुले, रेस्टोरेंट खुले, कैसीनो खुले, रात में भी जिंदगी चलती रही। आजादी के बाद भी ये कल्चर बना रहा और आज गोवा भारत का वो राज्य है जहाँ नाइट लाइफ सबसे ज्यादा है। क्लब्स हैं, पब्स हैं, बीच पार्टीज होती हैं। साल के आखिर में तो मतलब दिसंबर में तो पूरा गोवा एक बड़ी पार्टी बन जाता है। क्रिसमस, न्यू ईयर पर यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। गोवा की इकोनॉमी काफी हद तक टूरिज्म पर निर्भर है और टूरिज्म का बड़ा हिस्सा है नाइट लाइफ। हर साल करोड़ों की कमाई होती है क्लब्स, बार्स और रेस्टोरेंट से। लूथरा ब्रदर्स जैसे लोगों ने इसी का फायदा उठाया। सिर्फ गोवा में नहीं, विदेशों में भी इन्होंने बिजनेस फैलाया। बैंकॉक में उनका क्लब काफी मशहूर है। ये लोग जानते थे कि पार्टी कल्चर में बेतहाशा पैसा है, लेकिन जब बिजनेस बड़ा होता है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए। आप जितने ज्यादा लोगों को अपनी जगह पर बुलाते हैं उतनी ही ज्यादा सुरक्षा भी देनी चाहिए। लेकिन लूथरा ब्रदर्स ने ये नहीं किया। उन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब था। वैसे हमारे देश में ये इस तरह का पहला हादसा नहीं है। याद है ना 1997 का उपहार कांड, जिसमें 59 लोग मारे गए थे। ऐसे ही 2017 में मुंबई के कमला मिल्स में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, 14 लोग मारे गए थे। 2022 में दिल्ली के मुंडका इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगी थी, 27 लोगों की मौत हुई थी। और ऐसे न जाने कितनी घटनाएं, और हर बार कहानी एक। सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं था, फायर एक्सटिंग्विशर्स काम नहीं कर रहे थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी, और हर बार कुछ दिन शोर होता है, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं। गोवा में भी अब तक कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है। एक साथ 25 लोगों की मौत, वो भी एक ही रात में। भारत में फायर सेफ्टी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड है, जिसमें साफ लिखा है कि हर पब्लिक प्लेस पर फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्मोक डिटेक्टर्स और इमरजेंसी एग्जिट्स होने चाहिए। स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आग लगे तो क्या करना है। लेकिन ये सब कुछ कागज पर ही रह जाता है। सच्चाई यही है, ग्राउंड लेवल पर कोई इसका पालन नहीं करता। इंस्पेक्शंस होते हैं, रिश्वत दे दी जाती है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, लाइसेंस चाहिए, पैसा दे दो, सब चलता है। ये सिस्टम की खामी है और इस खामी की कीमत चुकाते हैं वो लोग जिन्हें कोई नहीं पूछता। गरीब कर्मचारी, उनके परिवार और उनके बच्चे। 6 दिसंबर की रात जिन 25 लोगों की मौत हुई, उनमें से 20 कर्मचारी थे। एक परिवार ने बताया कि उनका बेटा पहली बार इस क्लब में काम कर रहा था, पहली तनख्वाह भी नहीं आई थी। अब घर में कौन कमाएगा, कौन देखेगा बूढ़े माँ बाप को? एक और कर्मचारी की शादी अगले महीने होनी थी, सब तैयारी हो चुकी थी, अब घर में मातम है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसान थे, उनके सपने थे, और एक रात में सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को सेफ्टी की परवाह नहीं थी, ना वो क्लब चलाने वालों को और ना गोवा में बैठे उन जिम्मेदार अधिकारियों को
जिनमें से हो सकता है कुछ ने रिश्वत लेकर हर चीज की अनदेखी की हो। यह हादसा सिर्फ गोवा का नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। लोग बिजनेस को तो बढ़ावा देते हैं लेकिन सुरक्षा को नहीं। लोग मुनाफा तो देखते हैं लेकिन जान की कीमत नहीं समझते। लूथरा ब्रदर्स ने एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। गोवा, बैंकॉक, दुबई में उनकी पहचान है, लेकिन एक रात में सब कुछ ध्वस्त हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया। सवाल यह है कि क्या अब कुछ बदलेगा? क्या गोवा में सभी क्लब्स की सही जांच होगी? क्या देश भर में फायर सेफ्टी के नियम सख्ती से लागू होंगे? क्या इन मौतों के पीछे जिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही है वो पकड़े जाएंगे? या फिर कुछ दिन बाद सब कुछ भुला दिया जाएगा? ये हम सबको सोचना होगा, क्योंकि अगली बार शायद आप या मैं ऐसी किसी जगह हो सकते हैं जहां नियमों का पालन ना हो रहा हो। क्योंकि जब एक को सजा नहीं मिलती तो हर अपराधी को यह संदेश मिलता है कि इस देश में सब चलता है। इस हादसे पर, लूथरा ब्रदर्स पर, और हां, क्या ये पकड़े जाएंगे? क्या इन्हें भारत लाया जाएगा? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इस सब पर आपकी क्या राय है? हमें लिखकर भेजें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की तरफ निशाना साधा है। इस बार मामला है चावल का। ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि भारत से आने वाले चावल पर वो जल्द ही टैरिफ यानी टैक्स लगा सकते हैं। सवाल यह है कि अचानक ट्रंप को भारतीय चावल से क्या दिक्कत हो गई और इसका असर भारत के किसानों पर कैसे पड़ेगा? दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल ट्रंप से मिलने पहुंचा। इन किसानों ने शिकायत की है कि भारत और दूसरे देशों से सस्ते दामों पर चावल अमेरिका में आ रहा है, जिससे उनके चावल की बिक्री घट रही है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने इन किसानों की बात सुनी और तुरंत अपने वाणिज्य सचिव की तरफ मुड़कर कहा, भारत ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए उन्हें टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि इंडिया को चावल डंप नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ये सब हुआ कैसे। ट्रंप ने 8 दिसंबर को व्हाइट हाउस में एक राउंड टेबल मीटिंग रखी, जिसमें किसानों के लिए 12 अरब डॉलर यानी करीब 1 लाख करोड़ रुपए के मदद पैकेज की घोषणा की गई। इस पैकेज में से 11 अरब डॉलर सीधे फसल उगाने वाले किसानों को वन टाइम पेमेंट के रूप में दिए जाएंगे, जो कृषि विभाग के किसान ब्रिज असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। बाकी 1 अरब डॉलर उन फसलों के लिए रखा जाएगा जो इस प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है। ट्रंप ने कहा कि यह पैसा टैरिफ से आई कमाई में से दिया जा रहा है। इस बैठक में एक राइस मिल के सीईओ मेरिल केनेडी ने अपनी बात रखी। सुनिए उन्होंने राष्ट्रपति से क्या कहा। And we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately, we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because you want more. I mean, well, they're cheating, right? They're not. They're just subsidizing and then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me right now. Give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So India. Mark it down. Which is good. yes, sir. देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है। साल 2023-24 में भारत ने कुल 163.58 लाख टन चावल एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2024-25 में यह आंकड़ा और बढ़ गया है। मार्च 2025 तक भारत ने 198.65 लाख टन चावल एक्सपोर्ट कर दिया। खास बात यह है कि अमेरिका में भारत ने 2024-25 में करीब $337 मिलियन का बासमती चावल और $54 मिलियन का दूसरा चावल भेजा। अमेरिका भारत के बासमती चावल का चौथा सबसे बड़ा बाजार है। अगर अमेरिका में भारतीय चावल पर टैरिफ लगता है तो हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा प्रभावित हो सकता है। भारत के किसानों को, खासकर जो बासमती चावल उगाते हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर बासमती चावल की खेती होती है। हालांकि इंडियन एक्सपोर्टर्स और ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI जैसे थिंक टैंक्स का कहना है ये धमकी राजनीतिक है, पॉलिसी आधारित नहीं।
उनके मुताबिक अमेरिका के अलावा भी भारत के पास कई बड़े बाजार हैं, इसलिए भारत को नुकसान सीमित रहेगा। अब इस पूरे मामले का एक राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी है। इंडिया यूएस के बीच व्यापार संबंध पहले से ही थोड़े तनावपूर्ण चल रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ पहले ही लगा दिया है। अमेरिका को लगता है कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह नहीं खोलता और इंपोर्ट पर कई तरह की पाबंदियां लगाता है। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि वो अपने किसानों और इंडस्ट्रीज की रक्षा के लिए कदम उठाता है। देखा जाए तो ट्रंप इस धमकी से अपने किसानों को खुश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत को अपने एक्सपोर्टर्स की चिंता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ट्रेड वॉर किसी का भला करता है? इतिहास गवाह है कि इससे किसी का भला नहीं होता। इससे दोनों देशों को समझदारी से काम लेना होगा, वरना नुकसान दोनों तरफ को होगा। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो बांग्लादेश से आ रही है और सुनने में थोड़ी डरावनी भी लग सकती है, लेकिन इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश के इतिहास और वहां की राजनीति से जुड़ी है। बात शेख हसीना की है, जो वहां की प्रधानमंत्री थी। उन पर प्रधानमंत्री रहते हुए नरसंहार यानी मास किलिंग का आरोप लगा है। अब वहां की अंतरिम सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिसे सुनकर आप चौंक सकते हैं। बांग्लादेश में पुरानी कब्रों को खोदा जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। वहां की यूनुस सरकार का कहना है कि हसीना के राज में लोगों को चुपचाप मारकर दफना दिया गया था। अब उन लोगों की पहचान करने के लिए कब्रों की खुदाई शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम में बांग्लादेश की सरकार अकेले नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र भी उनकी मदद कर रहा है। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले साल जुलाई अगस्त में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसे स्टूडेंट मूवमेंट का नाम दिया गया। उस दौरान बहुत हिंसा हुई थी। अब जो यूनुस सरकार सत्ता में है, उनका दावा है कि हसीना के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। इसे वो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि पुलिस या सेना किसी को उठा ले जाए और फिर उस आदमी का कभी कोई पता ना चले, ना वो जेल में मिले, ना कोर्ट में, ना अपने घर पर, बस गायब हो जाए। सरकार का कहना है कि ऐसे कई लोगों को मारकर बिना किसी को बताए दफना दिया गया। अब जब सत्ता बदल गई है तो पुराने राज बाहर आ रहे हैं। यूनुस सरकार ने फैसला किया है कि वो इन पुरानी कब्रों को खुदवाएगी। उनका मकसद ये पता लगाना है कि वहां किसे दफनाया गया था। क्या वो वही लोग हैं जो अचानक गायब हो गए थे, और अगर हाँ तो उनकी मौत कैसे हुई? ये एक तरह से सबूत जुटाने का काम है, लेकिन बहुत बड़ा काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो देखिए, शेख हसीना फिलहाल भारत में है और बांग्लादेश की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दी है। इसके अलावा कई और मामलों में भी हसीना पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसलिए बांग्लादेश की सरकार भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। वो उन्हें वापस मांग रही है ताकि हसीना को सजा दी जा सके। लेकिन किसी भी बड़े नेता पर नरसंहार या जीनोसाइड का आरोप साबित करने के लिए बहुत पक्के सबूत चाहिए होते हैं। सिर्फ आरोप लगाने से सच नहीं मान लिया जाता। इसलिए ये खुदाई बहुत जरूरी हो गई। अगर इन कब्रों में गायब हुए लोगों के अवशेष मिलते हैं तो ये हसीना के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। इस काम के लिए यूनाइटेड नेशंस की मदद ली जा रही है। ऐसा इसलिए ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि बांग्लादेश की नई सरकार ने सबूतों के साथ छेड़खानी की है। या यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसमें शामिल होती है तो जांच पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। वो ये पक्का करेंगे कि डीएनए टेस्टिंग और पहचान करने का तरीका एकदम सही हो। इससे जांच पारदर्शी रहेगी और किसी को शक की गुंजाइश नहीं होगी। कब्रों की खुदाई से उन परिवारों को भी उम्मीद जागी है जिनके बेटे, भाई या पिता सालों पहले गायब हो गए थे। वो आज भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद उनका कोई अपना वापस आ जाए। और दर्द ये कि शायद अब उन्हें मान लेना पड़े कि उनका अपना अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि मानवाधिकार या ह्यूमन राइट्स का भी है। दुनिया भर में ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। अगर जांच में यह साबित हो गया कि सरकार ने सच में लोगों को मारकर गुपचुप दफनाया था, तो ये शेख हसीना और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये आने वाले दिनों में बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इतिहास कभी छुपता नहीं है, चाहे उसे कितनी भी गहराई में क्यों ना दफना दिया जाए। सच बाहर आने का रास्ता खोज ही लेता है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो एक चेतावनी है कि सत्ता की ताकत का गलत इस्तेमाल करने का अंजाम क्या हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इस जांच से क्या निकलता है और क्या वाकई पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा। खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते
आपको छोड़े जाती हूँ एक वायरल वीडियो के साथ, जिसमें एक लड़का और एक लड़की एक टीन शेड पर खड़े हैं, दोनों क्लास बंक करने की कोशिश में लगे हैं। हम सबने किए बचपन में। तभी लड़का रस्सी पकड़कर नीचे उतरता है और अभी लड़की उतरने ही वाली थी कि वो अचानक कुछ देखकर भाग जाती है। कैमरा नीचे की तरफ घूमता है तो नजर आता है कि मास्टर जी पहले से ही नीचे खड़े थे और उन्होंने लड़कों को पकड़ लिया और उनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई। क्लास बंक करने की जगह लड़के की अच्छे से क्लास लग गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप में से काफी लोगों ने क्लास या स्कूल से बंक किया होगा। अपना किस्सा जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में।